नमस्कार, मैं दीपक पांडे आप सभी का परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग का जो टॉपिक है प्रस्तावना के बारे में है, प्रीएम्बल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और यह प्रीएम्बल जो है प्रस्तावना बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रीएम्बल के अंतर्गत हम लोग क्या देखेंगे, प्रीएम्बल के अंतर्गत हम लोग किन किन मुद्दों के बारे में बात करेंगे, इन मुद्दों को मैं क्या कर रहा हूं, पहले लिख दे रहा हूं। सबसे पहले हम लोग उद्देशिका के बारे में ये जानेंगे कि बेसिकली ये उद्देशिका क्या है, उद्देशिका क्या है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका के लिए, प्रस्तावना के लिए जो है संविधान में बहुत सारे क्या किए गए, न्यायालय में इसके लिए जो है विचार प्रस्तुत करे गए कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं। तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। उद्देशिका, उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, जिसके अंतर्गत हम लोग दो बात देखेंगे। एक देखेंगे बेरूबारी यूनियन, बेरूबारी यूनियन 1960, और दूसरा वाद हम लोग देखेंगे केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम या केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज्य 1973। इन तीन वादों में हम लोग यह देखने का प्रयास करेंगे कि माननीय न्यायालय के द्वारा क्या बताया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है या नहीं। तो बेरूबारी यूनियन 1960 में क्या बताया उन्होंने, फिर उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में उन्होंने क्या बताया। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका में प्रयोग किए गए, उद्देशिका में प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्द, प्रयोग किए गए महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में देखेंगे कि उसमें जैसे पंथ निरपेक्ष हुआ, सेकुलर का यूज बहुत होता है, सोवेरेन हुआ, संप्रभुता का बात होता है, समाजवादी शब्द का प्रयोग किया जाता है। इन सभी शब्दों को क्या करेंगे, हम लोग समझेंगे कि बेसिकली इसका मीनिंग क्या है और इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रीएम्बल में कब शामिल किया गया। यहाँ से भी क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे जाता है कि उद्देशिका में जो अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया, कब किया गया, तो एक बार अभी तक संशोधन किया गया है। और वह कब किया गया है संशोधन, वह संशोधन किया गया है 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जो है अमेंडमेंट किया गया उद्देशिका में, प्रीएम्बल में। और इसी संशोधन में यही प्रश्न उठा न्यायालय में कि क्या गवर्नमेंट के पास यह अधिकार है या संसद के पास यह अधिकार है कि वह प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन कर सकती है या नहीं, या संविधान का प्रस्तावना अंग है या नहीं। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो उस समय केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में यह कहा गया है माननीय न्यायालय के द्वारा कि संसद उद्देशिका में संशोधन तो कर सकती है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन होना नहीं चाहिए, आधारभूत संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं होता है तो संसद को प्रस्तावना में संशोधन करने का क्या है, अधिकार है, अमेंडमेंट करने का राइट है। तो इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका क्या है, उद्देशिका का क्या इंपॉर्टेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, भाग है या नहीं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उद्देशिका में जो प्रयोग किए गए इंपॉर्टेंट शब्द हैं,
जिसमें आप देखेंगे न्याय के बारे में, जस्टिस के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद स्वतंत्रता के बारे में देखेंगे, फ्रीडम के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद आप आएंगे समता, इक्वलिटी के बारे में देखेंगे। तो इन सभी मुद्दों को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं उद्देशिका क्या है। उद्देशिका से संबंधित जो है कुछ बेसिक जानकारियां हैं, उसको क्या करते हैं, पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे क्या होंगे, चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उद्देशिका क्या है। उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान के आमुख के रूप में है। आमुख के रूप में है, किसके रूप में है, आमुख के रूप में है। इसी प्रस्तावना या उद्देशिका से यह पता चलता है कि सरकार के लिए आखिर वो कौन कौन से आदर्श या उच्च आदर्श स्थापित किए गए हैं, जहां तक उसको अपने प्रशासन के माध्यम से क्या करना है, पहुंचना है। वो आदर्श कौन से हैं, उन आदर्शों को भी जो है कहाँ पे बताया गया है, इसी प्रिएम्बल में बताया गया है, प्रस्तावना में बताया गया है। और ये जो उच्च आदर्श हैं, यह वह राज्य के लिए, राज्य के प्रशासन के लिए वो आदर्श स्थापित करे गए हैं, और इसी आदर्श के अनुसार जो है सरकार अपने कार्यों को क्या करती है, संपादित करती है। इस उद्देशिका को 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। अंगीकृत, अधिनियमित और क्या किया गया, आत्मार्पित किया गया। तो उद्देशिका जिसका शुरुआत जो है, प्रारंभ हम भारत के लोगों से होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया से होता है, वह हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, ये सभी मुद्दों के बारे में जो है इसी उद्देशिका में बताया गया है। और इसको कब जो है अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया, तो इसे किया गया 26 नवंबर 1949 को। तो उद्देशिका क्या है, उद्देशिका या प्रस्तावना संविधान के आमुख के रूप में है। सामान्यतः किसी भी अधिनियम का शुरुआत एक उद्देशिका से होता है, प्रस्तावना से होता है, और उस उद्देशिका या प्रस्तावना या आप कह सकते हैं कि इंट्रोडक्शन, उसमें हमको जो है यह पता चलता है कि आगे के विषय जो है किस मुद्दों के बारे में बताए गए हैं। यह सारी जानकारी उद्देशिका या प्रस्तावना से जो है जानकारी मिलती है। जिसमें इसकी विशेषता क्या है, विशेषता में अगर आप आएंगे तो विशेषता क्या है इसका विशेषता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है समप्रभुता से या सोवेरेनिटी से। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब यह है कि भारत सरकार एक सोवेरेन कंट्री है। भारत एक कौन सा है, इंडिया इज ए सोवेरेन कंट्री। यह जो है आंतरिक और बाह्य स्तर पर किसी तीसरी शक्ति के अधीन नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र है। यह अपने अधिकार क्षेत्रों में
अपने कार्यों को संपादित करने के लिए उसमें किसी तीसरी शक्ति का हस्तक्षेप नहीं हो सकता। उसके अलावा समाजवादी पंथनिरपेक्ष, समाजवादी पंथनिरपेक्ष, गणराज्य, रिपब्लिक, ये सभी क्या है उसके विशेषता हैं। और इन विशेषताओं को क्या करते हैं हम लोग एक एक करके चीज़ों को समझने का क्या करते हैं प्रयास करते हैं। तो उद्देशिका क्या है? प्रस्तावना या संविधान के आमुख के रूप में है। यह उद्देशिका को कब अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया। उद्देशिका का शुरुआत हम भारत के लोगों से है और इसकी जो विशेषताएं हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, इन सभी शब्दों को एक एक करके आइए हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं। तो पहला जो है सत्ता का स्रोत। तो सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग जो है क्या है सत्ता के स्रोत हैं। उसके अलावा जो शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, या इसे बोलते हैं संप्रभुता, सोवेरेनिटी। संप्रभुता, सोवेरेनिटी। संप्रभुता का मतलब क्या है? संप्रभुता का मतलब है कि भारत देश अपने आंतरिक एवं बाह्य स्तर पर किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। विदेशी शक्ति के अधीन नहीं होगा। तो जो भारत है जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, जिसका मतलब संप्रभुता सोवेरेनिटी से है, उसका मीनिंग यह होता है कि भारत सरकार अपने आंतरिक स्तर पर और बाह्य स्तर पर किसी तीसरी शक्ति के अधीन नहीं होगा, क्योंकि वह एक संप्रभु कंट्री है। और संप्रभु कंट्री का मतलब यह होता है कि वह अपने आंतरिक स्तर पर किसी भी कानून का निर्माण करे, किसी भी कल्याणकारी योजनाओं को चलाए और साथ में ही अपने यहाँ निवेशों को बढ़ाने के लिए साथ स्वतंत्र विदेश नीति का क्या दे, परिचय दे। तो इन सभी मुद्दों में किसी तीसरी शक्ति का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे क्या है, यह संप्रभुता है, सोवेरेनिटी है। नेक्स्ट चलते हैं। समाजवादी, सोशलिस्ट। समाजवादी क्या है? जब उद्देशिका बनके तैयार हुआ तो उसमें समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं था। इस समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? इस समाजवादी शब्द को 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से क्या किया गया? 1976 में जोड़ा गया। तो समाजवादी 1976 से पहले समाजवादी शब्द का प्रयोग जो है प्रस्तावना में नहीं था।
तो सोशलिस्ट जो था, सोशलिस्ट शब्द को, समाजवादी शब्द को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी का मतलब क्या है? समाजवादी का मतलब है कि समाजवादी व्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। और यही सरकार निर्णय लेती है कि इन संसाधनों का वितरण सभी लोगों में समान तरीके से हो। यह कौन डिसाइड करेगा? यह गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। यह सोशलिस्ट या समाजवादी व्यवस्था में डिसाइड होगा कि समाजवादी व्यवस्था में संसाधनों का जो नियंत्रण होता है किसका होता है? सरकार का होता है। सरकार यह निर्णय करती है कि संसाधनों का वितरण सभी लोगों में क्या हो? समान तरीके से हो। और यह भी सुनिश्चित करती है कि संसाधनों का एकीकरण एक व्यक्ति के हाथ में न हो। यह भी क्या करती है? सरकार सुनिश्चित करती है समाजवादी व्यवस्था में। तो समाजवादी व्यवस्था में संसाधनों का वितरण सभी लोगों में समान तरीके से हो। यह निर्णय किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। और संसाधनों पर नियंत्रण किसका? गवर्नमेंट का। और वह इस बात को भी ध्यान में रखता है कि संसाधन एक ही व्यक्ति के हाथ में इकट्ठा न हो, जिससे असमानता न बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तो समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया? प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। समाजवादी शब्द का मीनिंग क्या है? समाजवादी शब्द में संसाधनों पर नियंत्रण किसका होता है? सरकार का होता है। और सरकार यह निर्णय करती है कि संसाधनों का वितरण सभी लोगों में क्या हो? समान तरीके से हो। या संसाधन किसी एक व्यक्ति के पास इकट्ठा न हो पाए, जिससे असमानता बढ़े। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष सेक्युलर। पंथ निरपेक्ष को भी जो है कब शामिल किया गया शब्द को? तो इसको भी 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? इस शब्द को जोड़ा गया। सेकुलरिज्म को, पंथ निरपेक्ष को कब जोड़ा गया? तो याद रख लीजिए, बहुत पूछता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि भारत या राज्य का या भारत का कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा। कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं होगा, या किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। या इसको इसी रूप में समझ सकते हैं कि राज्य हर धर्मों के प्रति क्या होगा?
निरपेक्ष होगा, हर धर्मों के प्रति क्या होगा, निरपेक्ष होगा। वह जो है किसी भी धर्म को ऑफिशियल रिलीजन के रूप में मान्यता नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये भी समझेंगे कि ये जो धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है, यह इसका वेस्टर्न मीनिंग क्या है और इंडियन मीनिंग किस परिप्रेक्ष्य में है, इसके बारे में आइए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा अंतर है, इसको जो है देख लेते हैं। पंथ निरपेक्ष का पश्चिमी परिभाषा हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न में इसको कैसे बोलते हैं और भारत में कैसे इसको परिभाषित किया जाता है। तो पश्चिमी परिभाषा में अगर हम देखेंगे तो दो लोग हैं, एक है राज्य स्टेट और दूसरा कौन है, धर्म। और यहाँ पे भी भारत में भी कौन है, एक है राज्य और दूसरा कौन सा है, धर्म। और इसी राज्य और धर्म के रिलेशन के आधार पर हम लोग जो है पंथ निरपेक्ष को, सेकुलर को जो है समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो जो पश्चिम में सेकुलर का मीनिंग है, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राज्य और धर्म के बीच एक जो है बाउंड्री लाइन है। राज्य जो है धर्म के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और धर्म जो है राज्य के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। ये जो है वेस्टर्न डिफिनीशन जो है सेकुलरिज्म का है। जबकि भारत में क्या है, भारत में राज्य और धर्म के बीच जो है अंतर इतना है, इसके रिलेशन के स्तर पे, कि राज्य धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है, वो भी उस समय कि अगर किसी धर्म में कोई ऐसी मान्यता है या कोई ऐसी रूढ़िवादिता है और वह रूढ़िवादिता या ऑर्थोडॉक्स मानव सभ्यता को प्रभावित करता हो, तो वैसे मानव सभ्यता को प्रभावित करने वाले ऑर्थोडॉक्स को क्या कर सकता है, वह असंवैधानिक घोषित कर सकता है या उसको जो है संविधान के नियमों के विपरीत कर सकता है। तो ऐसे मुद्दों पर राज्य जो है क्या कर सकता है, धर्म में हस्तक्षेप कर सकता है। और कोई भी धर्म भारत का राजकीय धर्म नहीं होगा। तो बेसिकली कब करेगा, जैसे अगर आपने देखा होगा कि जैन धर्म में हाल ही में जैन धर्म में एक प्रथा है, उस प्रथा का नाम है संथारा प्रथा। कौन सा प्रथा, संथारा प्रथा। और इस संथारा प्रथा को उसने क्या कर दिया, इस पे रोक लगा दिया कि यह मानव सभ्यता के अधिकारों के क्या है, विपरीत है, जो उनके विकास में बाधा क्रिएट कर सकता है। तो ऐसे मामलों में जो है क्या किया गया, ऐसे मामलों में कोर्ट ने वहां पे हस्तक्षेप किया और उसको क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। उसी में अगर आप देखेंगे तो इस्लाम धर्म में भी अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे भारत में आपने देखे होंगे 3 तलाक का इशूज था। तो ये 3 तलाक वाला का जो इशूज था, ये उसी धर्म में दिखाई देता है और उस धर्म में भी जाके जो है क्या किया, उन्होंने हस्तक्षेप किया और उसको असंवैधानिक घोषित किया। क्योंकि उस मुद्दे से एक कम्युनिटी की जो महिलाएं थी वो क्या हो रही थी, प्रभावित हो रही थी और उन महिलाओं के विकास में वो क्या था, बाधा था। तो ऐसे सेंस में गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे इंटरफेयर किया और ऐसे ऑर्थोडॉक्स को समाप्त करने का प्रयास किया। लेकिन जो पश्चिम में होता है, पश्चिम में क्या होता है कि राज्य धर्म के मामले में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा और धर्म जो है राज्य के अधिकार में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक, तो पंथ निरपेक्ष से जो क्वेश्चन बनेगा, यही स्टेटमेंट बोलता है कि पंथ निरपेक्ष से अभिप्राय क्या है। तो पंथ निरपेक्ष से मतलब ये है कि भारत में कोई भी धर्म राजकीय धर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इतना यह ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न क्या बनता है कि पंथ निरपेक्ष को प्रिएम्बल में कब शामिल किया गया, तो
तो पंथ निरपेक्ष शब्द को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया, शामिल किया गया प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। अब हम लोग देखेंगे गणतंत्र के बारे में, रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र या रिपब्लिक, गणतंत्र या रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति निर्वाचित होता हो, वैसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं गणतंत्रीय व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम। तो जिस भी देश में राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति का इलेक्शन कराया जाएगा और वह इलेक्शन डायरेक्ट भी हो सकता है और वह इलेक्शन कैसा हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। कुल मिला के कहने का मतलब अगर इलेक्शन हो रहा है तो हम कहेंगे कि कौन सी व्यवस्था है, गणतंत्रीय व्यवस्था है, रिपब्लिकन सिस्टम है। लेकिन अगर वहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति जो है क्या हो रहा है, आनुवांशिक है या आनुवंशिकता के आधार पर जो है पद का क्या हो रहा है, हस्तांतरण हो रहा है, तो हम कहेंगे कि वह व्यवस्था गणतंत्रीय नहीं है, बल्कि वहाँ पे कौन सी व्यवस्था है, वहाँ पे राजतंत्रीय व्यवस्था है। तो आनुवंशिकता के आधार पर पद का अगर हस्तांतरण हो रहा है तो वहाँ पे कौन सा व्यवस्था होगा, राजतंत्रीय व्यवस्था। और जहाँ पे राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष का क्या होगा, इलेक्शन होगा, निर्वाचन होगा, वहाँ पे कौन सी व्यवस्था होगी, तो वहाँ पे जो है गणतंत्रीय व्यवस्था होगा, रिपब्लिकन सिस्टम होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, या उद्देशिका में संशोधन का अधिकार संसद के पास है या नहीं, संसद के पास है या नहीं। जिसके अंतर्गत ये प्रश्न खड़ा हुआ कि उद्देशिका संविधान का अंग है या नहीं, या उद्देशिका में संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है नहीं। यह प्रश्न न्यायालय में गया और न्यायालय को यह डिसीजन देना था कि क्या संशोधन किया जा सकता है या संशोधन नहीं किया जा सकता, क्या प्रस्तावना संविधान का अंग है या संविधान का अंग नहीं है। इन सभी मुद्दों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, जिसके अंतर्गत दो बात देखेंगे। एक बेरूबारी यूनियन 1960 और दूसरा देखेंगे केशवानंद भारतीय 1973। ये दो वाद देखेंगे और दोनों वाद में यह समझने का प्रयास करेंगे कि यह जो है उसका भाग है या नहीं। तो बेरूबारी यूनियन 1960 में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि प्रस्तावना भले ही
संविधान की क्या है, भले ही संविधान की प्रेरणा स्रोत है या इसी उद्देशिका से प्रेरणा लिया जाता है कि राज्य या सरकार को क्या क्या करना है, परंतु उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है। तो इसी वेरूबारी यूनियनवाद 1960 में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि उद्देशिका प्रेरणा तो है, इससे प्रेरणा लिया जाता है, ये आदर्श अवेलेबल कराते हैं, परंतु यह संविधान का अंग नहीं है और संविधान का अंग नहीं है। उसी प्रकार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि वेरूबारी यूनियन में जो उन्होंने कहा उसके विपरीत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा। उन्होंने यह कहा 1973 में कि संविधान का भाग उद्देशिका है या उद्देशिका संविधान का क्या है, अंग है, जबकि वेरूबारी यूनियन में उन्होंने कहा था कि संविधान का अंग उद्देशिका नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि संविधान का अभिन्न अंग जो है उद्देशिका है। दूसरा बात क्या कहा, दूसरा बात यह कहा कि संसद को उद्देशिका या प्रस्तावना में संशोधन का अधिकार है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल ढांचे या बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किस वाद में आया, तो सबसे पहले केशवानंद भारती वाद में आया। कब आया, 1973 में आया। तो जो वेरूबारी यूनियनवाद में क्या कहा, वेरूबारी यूनियनवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है, अतः संशोधन करने का अधिकार जो है किसके पास है, संसद के पास है। फिर उसके बाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णयों को क्या कर दिया, उन्होंने पलट दिया और उन्होंने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। उद्देशिका संविधान का क्या है, अभिन्न अंग है। तो जब उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है और संसद को उद्देशिका में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन संशोधन अगर करने का अधिकार होगा भी तो वह वहीं तक संशोधन कर सकती है जहां तक संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन न हो, बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन न हो। तो कहने का मतलब क्या है, एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती बनाम 1973 में कि मूल ढांचे का सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है सबसे पहले किस में आया, तो केशवानंद भारती 1973 में आया। और केशवानंद भारती 1973 में यह कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। वेरूबारी यूनियन में 1960 में उन्होंने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है और केशवानंद भारती 1973 में कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। और क्या कहा कि मूल ढांचे का सिद्धांत इसी में आया और इस मूल ढांचे के सिद्धांत के अंतर्गत ही क्या करना है, संविधान में प्रस्तावना में क्या करना है, संशोधन करना है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग
अगर आप प्रस्तावना में आएंगे या प्रिएम्बल में आएंगे तो आपको दिखेगा इसी क्रम में कि सबसे पहले जो क्रम है वह क्रम कौन सा है। सबसे पहले आपको न्याय मिलेगा। प्रिएम्बल में सबसे पहले क्या है? न्याय है, जस्टिस है। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता है। फिर उसके बाद क्या है? समता है, इक्वलिटी, समता है। न्याय कितने प्रकार का है? तो न्याय 3 प्रकार का है। और वो न्याय कौन कौन सा है? न्याय 3 प्रकार का है, जिसमें न्याय में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। कौन कौन सी? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जबकि समता प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, इन 2 स्तरों पर जो है इक्वलिटी का बात किया गया है, समता का बात किया गया है। स्वतंत्रताएं कितनी हैं? 5 प्रकार की हैं। न्याय कितने हैं? 3 प्रकार के हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनता है ये जान लीजिए। अगर पूछा जाए कि उद्देशिका में न्याय, स्वतंत्रता, समता का क्रम क्या है, तो क्रम क्या होगा? पहले न्याय होगा, फिर क्या होगा? स्वतंत्रता होगी, फिर क्या होगी? समता होगी। तो ये क्रम है। अगर न्याय पहले है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है, तो हम कहेंगे क्या है? ये सही है। तो सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अभी पीसीएस में 2017 या 2018 में यही क्वेश्चन आया था पीटी में कि उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार की न्याय है और कितने प्रकार की समता है। तो उसमें ऐसे ऑप्शन बनाया था 3, 5, 2, इस टाइप का ऑप्शन बनाया था। तो कहने का मतलब 3 प्रकार के न्याय हैं, स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की, और समता कितनी है? 2 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर के स्तर पर समता का बात किया गया है। तो यह क्या है? यह आदर्श है उद्देशिका के, और इसी आदर्श तक जो है सरकार को या राज्य को क्या करना है? पहुंचना है। उसको अपने नागरिकों को न्याय देना है। न्याय कितने स्तर पे देना है? 3 स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और राजनीतिक स्तर पर। तो न्याय कब मिलेगा? जब सभी व्यक्ति को सामाजिक अधिकार मिल जाएंगे। तो सामाजिक अधिकार मिल जाएंगे तो फिर उसको सामाजिक रूप से न्याय भी मिल जाएगा। जब सभी व्यक्ति को आर्थिक अधिकार मिल जाएंगे और अधिकार मिल जाएंगे तो आर्थिक न्याय हो जाएगा। और जब राजनीतिक अधिकार मिल जाएंगे तो हम कहेंगे कौन सा न्याय हो जाएगा? राजनीतिक न्याय हो जाएगा। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय पाने के लिए सभी स्तर पर अधिकारों का होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। उसके अलावा स्वतंत्रता की बात की जाए तो स्वतंत्रता विचार के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर, विश्वास के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, उपासना के स्तर पर, ये सभी स्वतंत्रताएं जो है दी गई है। और ये सभी स्वतंत्रताएं कहाँ पे दिखाई देंगी? यह सभी स्वतंत्रताएं आपको फंडामेंटल राइट्स में दिखाई देंगी। और समता, प्रतिष्ठा और अवसर के स्तर पर क्या हो? समता हो। और यह समता कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। तो आज हम लोगों ने देखा प्रिएम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में। प्रिएम्बल या प्रस्तावना से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम डिस्कस कर दे रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यह बनता है कि इसको कब अधिनियमित, आत्मार्पित और अंगीकृत किया गया? तो इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। सत्ता का स्रोत क्या है? सत्ता का स्रोत हम भारत के लोगों से है। उसके अलावा इसमें कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इसमें अभी तक 1 बार संशोधन किया गया है। कब संशोधन किया गया है?
तो 1976 में किया गया है। कौन सा संशोधन किया गया? तो 42वां संशोधन किया गया। उस संशोधन के माध्यम से किन किन शब्दों को जोड़ा गया? तो 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। इसके अलावा जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमने बताया कि न्याय कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की है। समता कितने हैं? 2 प्रकार की है। तो इस प्रकार सबसे पहले न्याय है, फिर स्वतंत्रता है, फिर समता है। इन सभी मुद्दों पर आपसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं? किए जाते हैं। उसके अलावा संविधान का भाग उद्देशिका है या नहीं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने 2 वाद के बारे में बात किया, बेरूबारी यूनियन 1960 और केशवानंद भारती 1973। केशवानंद भारती 1973 में सबसे पहले मूल ढांचे का सिद्धांत या बुनियादी सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आया और न्यायालय के द्वारा यह कहा गया कि संसद उद्देशिका में संशोधन तो कर सकती है, परंतु मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। और बेरूबारी यूनियन में न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, जबकि केशवानंद भारती में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। उसके अलावा प्रस्तावना को न्यायालय के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कौन कहता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को कहते हैं। उसके अलावा प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन कहता है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा न्यायालय के द्वारा संबोधित किया जाता है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने प्रीएम्बल के बारे में देखा, प्रीएम्बल से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखा, प्रीएम्बल के इम्पोर्टेंस को समझा। प्रीएम्बल में जो महत्वपूर्ण शब्दों का यूज किया गया है, जैसे पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, न्याय, स्वतंत्रता, समता, इन सभी शब्दों के बारे में हम लोगों ने देखा। गणतंत्र क्या होता है इसके बारे में देखा। और यही क्या है आपके एग्जाम के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू। आज हम लोग का क्लास यहीं तक। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक में हम लोग क्या होंगे? मिलेंगे। उस समय हम लोग का टॉपिक होगा पार्ट 1 का पहला टॉपिक संघ एवं राज्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक बात करेंगे। इस अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 के अंतर्गत हम लोग यह देखेंगे कि किस तरीके से नए राज्यों का प्रवेश भारतीय संघ में होता है, किस तरीके से 2 राज्यों को मिलाकर नया राज्य बनाया जाता है, किस तरीके से किसी राज्य के नाम में परिवर्तन किया जाता है। इन सभी टॉपिक को क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो अगेन थैंक यू। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, देखिए और इसके बारे में सकारात्मक कमेंट करें, जिससे भविष्य में हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट के साथ वीडियो लेकर प्रस्तुत हों। थैंक यू। अगर आपको कोई और क्वेश्चन की जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। थैंक यू।